दुनिया में ना एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। मेरा मतलब है एक पैराडॉक्स। हाँ, बिल्कुल। किस तरह का विरोधाभास? देखिए, हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास शायद दुनिया भर की डिग्रियां हों, वो अपने फील्ड के एकदम महारथी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने करियर या पर्सनल लाइफ में ना एक ही जगह अटक कर रह जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। हम सब ऐसे किसी न किसी इंसान को जानते हैं। राइट। और वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अकादमिक रिकॉर्ड एकदम साधारण सा होता है, लेकिन वो बहुत तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। एग्जैक्टली। और उन्हें बड़ी बड़ी लीडरशिप पोजीशंस भी मिल जाती हैं। तो मैं सोच रही थी, आखिर ये फर्क आता कहाँ से है? बहुत ही वैलिड सवाल है। इसका जो असली रहस्य है ना, वो उन शब्दों में, उस लहजे में और उन हाव भाव में छिपा है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ते हैं। मतलब बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन। बिल्कुल। आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं। हाँ, और आज के इस डीप डाइव में हम इसी सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन 21 डेज। हमारा मिशन ये गहराई से समझना है कि कैसे सही संचार कौशल हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकता है। और वो भी सिर्फ 21 दिनों में। ये 21 दिन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सच में बहुत दिलचस्प है ना? चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि दुनिया की किसी भी बेहतरीन विचार का या नॉलेज का कोई मोल नहीं है अगर उसे सामने वाले के दिमाग और दिल तक सही तरीके से पहुंचाया ही ना जा सके। सही कहा आपने। और इस विरोधाभास की जो जड़ है ना, वो इंसान के विकासवाद यानी हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बहुत गहराई तक धसी हुई है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मतलब विकासवाद से इसका क्या लेना देना है? मैं बताता हूँ। देखिए, लोग अक्सर ये मानकर चलते हैं कि दुनिया पूरी तरह से लॉजिकल है, कि अगर हमारे फैक्ट सही हैं, हमारा डेटा सही है, तो हमारी बात मान ली जाएगी। हाँ, कॉर्पोरेट दुनिया में तो हम सभी ऐसा ही सोचते हैं, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशंस। पर ऐसा होता नहीं है। इंसान का दिमाग ना कभी भी सिर्फ डेटा या स्प्रेडशीट देखकर फैसले नहीं लेता। अच्छा, तो फिर फैसले कैसे होते हैं? वो इस आधार पर फैसले लेता है कि सामने वाले इंसान ने उसे कैसा महसूस कराया, फीलिंग्स और यहीं पर यह बात एकदम साफ होती है कि भयंकर टेक्निकल नॉलेज होने के बावजूद लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि कम्युनिकेशन कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। एग्जैक्टली। एक साइकोलॉजिकल पुल है, एक कनेक्शन है। ये मनोवैज्ञानिक पुल वाली बात ना मुझे बहुत गहरी लगी, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ एक अच्छी स्पीच देना या फराटेदार अंग्रेजी बोलना ही मान लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। भाव, आंखों का संपर्क, बैठने का तरीका, वो असली कहानी बयां करता है। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे तो ये बिल्कुल किसी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह लगता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक उपमा है, बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ, सोचिए ना, मान लीजिए स्क्रीन पर दो एक्टर बैठकर सिर्फ चाय पी रहे हैं और मौसम की बात कर रहे हैं। उनके डायलॉग्स एकदम नॉर्मल है। कुछ भी सस्पेंस वाला नहीं। राइट। लेकिन अगर पीछे से अचानक कोई बहुत ही रहस्यमयी या डरावना संगीत बजने लगे, तो देखने वाले को तुरंत एहसास हो जाएगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बिल्कुल, माहौल एकदम से बदल जाता है। एग्जैक्टली। बैकग्राउंड म्यूजिक ही तय करता है कि उस सीन को कैसे फील किया जाएगा। इंसान की बॉडी लैंग्वेज भी ना उसके शब्दों के लिए वही बैकग्राउंड म्यूजिक का काम करती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारा दिमाग इस बैकग्राउंड म्यूजिक को शब्दों से कई गुना ज्यादा तेजी से पकड़ता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम पीछे जाएं तो इंसान का दिमाग लाखों सालों तक बिना भाषा के ही इवॉल्व हुआ है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तब कोई शब्द तो थे नहीं। हाँ, तब तो सिर्फ इशारों और आवाजों से ही काम चलता होगा। बिल्कुल। कोई खतरा है या सुरक्षा, सामने वाला दोस्त है या दुश्मन, ये सब कुछ चेहरे के भाव और शारीरिक हाव भाव देखकर ही तय होता था। मतलब वो सर्वाइवल का एक तरीका था। एग्जैक्टली। और दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो आज भी इस मॉडर्न दुनिया में भी शब्दों से पहले इंसान के शरीर को स्कैन करता है। ओह, तो इसीलिए जब कोई शख्स अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए बिना आंखें मिलाए कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, तो हमें इतना गुस्सा क्यों आता है? हाँ, क्योंकि उसके शब्द चाहे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे कोई परवाह नहीं है। राइट। और मनोविज्ञान में इसे शायद कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, है ना? एकदम सही। जब शब्द और शरीर अलग अलग कहानी सुनाते हैं तो इंसान का दिमाग हमेशा बिना किसी अपवाद के शरीर की कहानी पर ही विश्वास करता है। मतलब हम आज भी इस हाईटेक दुनिया में उसी आदिमानव वाले दिमाग के साथ नेविगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, हार्डवेयर वही पुराना है।
लेकिन अगर नॉन वर्बल संकेत उस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है, तो हम दूसरों का वो म्यूजिक सही से सुनना कैसे सीख सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर समय तो इंसान सिर्फ अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। हाँ, वो सिर्फ शोर सुनता है, असल बात नहीं सुनता। यहीं पर वो जो हियरिंग और लिसनिंग के बीच का अंतर है ना, वो सामने आता है, जो पूरी तरह से खेल बदल देता है। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। देखिए, केवल कान के पर्दों तक आवाज का पहुंचना हियरिंग है। हम्म। ये तो बस एक फिजिकल प्रोसेस है, जो कोई भी कर सकता है। ट्रैफिक का शोर, पंखे की आवाज, बैकग्राउंड में चलता हुआ टीवी, ये सब हियरिंग है। राइट। लेकिन लिसनिंग, और खास तौर पे जिसे एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है, वो एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और कॉग्निटिव प्रोसेस है। तो एक्टिव लिसनिंग के लिए हमें एक्चुअल में करना क्या होता है? इसके लिए इंसान को अपने ईगो, अपनी प्रीकंसीव नोशंस और तुरंत जवाब देने की अपनी जो बेचैनी होती है ना, उसे शांत करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा एम्पैथी है। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। हाँ, मतलब ये समझना कि जो बात कही जा रही है, उसके पीछे का असली दर्द या खुशी या डर क्या है। समझ रही हूँ। जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में देखना, बीच-बीच में सिर हिलाना, और सबसे जरूरी चीज, स्पीकर की बात को उसी के शब्दों में दोहरा के कंफर्म करना जैसे ये कहना कि मतलब जो कहा जा रहा है वो ये है। है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है मेरे मन में। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या हर समय इस एक्टिव लिसनिंग मोड में रहना, मेरा मतलब है हर एक इंसान पर पूरी तरह से इतना भारी ध्यान केंद्रित रखना और लगातार एम्पैथी दिखाना, क्या ये इंसान को दिमागी रूप से पूरी तरह निचोड़ नहीं देगा? आप बर्नआउट की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब अगर कोई सहकर्मी या कोई रिश्तेदार लगातार 1 घंटे तक अपनी परेशानियां बता रहा हो, तो उस पूरे समय अपने दिमाग के नेचुरल फ्लो को रोककर सिर्फ उसे सुनना, ये तो एग्जॉस्टिंग हो सकता है। ये एक बहुत ही वास्तविक चिंता है, और शुरुआत में ये थका देने वाला लगता भी है। तो फिर इसका समाधान क्या है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग जानकारी को सिर्फ सोखने की नहीं होती, बल्कि अपने बचाव की तैयारी करने की होती है। मतलब हम सुनते-सुनते अपना जवाब सोच रहे होते हैं? बिल्कुल। जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो दिमाग बैकग्राउंड में ये सोच रहा होता है कि मुझे इसका क्या जवाब देना है, या मैं इसे कैसे गलत साबित करूं। राइट, हम काउंटर आर्गुमेंट रेडी रखते हैं। हाँ, तो इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को रोकने में ही ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए। दूसरी तरफ। हाँ, जब इंसान आधी-अधूरी बात सुनता है, तो जो गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं, जो प्रोजेक्ट बिगड़ते हैं या जो रिश्ते टूटते हैं, उन्हें वापस ठीक करने में जितनी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है ना, ओ, मैं समझ गई। वो एक्टिव लिसनिंग में लगने वाले ऊर्जा से 100 गुना ज़्यादा है। एग्जैक्टली। तो एक्टिव लिसनिंग असल में भविष्य के तनाव को खत्म करने का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वाओ! ये नज़रिया वाकई चीज़ों को एक अलग रोशनी में दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान जो अपनी परेशानी बता रहा है, वो हमेशा कोई समाधान या सलाह नहीं मांग रहा होता। बिल्कुल नहीं। कई बार लोग सिर्फ सुने जाना चाहते हैं। हाँ, वो सिर्फ एक होल्डिंग स्पेस चाहते हैं, जहाँ वो अपनी बात रख सके और कोई उन्हें जज न करे। सही कहा। क्योंकि इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि उससे क्या शब्द कहे गए थे, आंकड़े क्या थे या लॉजिक क्या था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलता कि उस बातचीत के दौरान उसे कैसा महसूस कराया गया था। एकदम परफेक्ट समरी। और जब एक बार हम दूसरों की भावनाओं को सोखना और समझना सीख लेते हैं, तब जाकर हमारी अपनी बात कहने की बारी आती है। मतलब पहले एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। हाँ, बेहतरीन श्रोता बनने के बाद ही कोई एक प्रभावशाली वक्ता बन सकता है। लेकिन बोलने की कला को लेकर भी ना समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। वो भ्रम क्या है? कहीं आप भारी भरकम और मुश्किल शब्दों के इस्तेमाल की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल वही। लोगों को लगता है कि मुश्किल और जटिल शब्द इस्तेमाल करने से हम्म। इंसान ज्यादा बुद्धिमान लगता है। इसे कर्स ऑफ नॉलेज या ज्ञान का श्राप भी तो कहा जाता है।
इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए मुश्किल शब्दावली की एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। जबकि असलियत इसके बिल्कुल उलट है। अगर कोई इंसान किसी बेहद जटिल विषय को एक 10 साल के बच्चे को आसान भाषा में नहीं समझा सकता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे खुद वो विषय समझ नहीं आया है। क्या बात है, मतलब सरलता ही सबसे बड़ी महारत है। बिल्कुल। और शब्दों के चुनाव के बाद जो चीज सबसे बड़ा प्रहार करती है, जो सबसे ज्यादा असर डालती है, वो है हमारी आवाज का लहजा, यानी टोन। टोन? क्या टोन सच में इतना बड़ा फर्क पैदा कर सकती है? बहुत बड़ा। इंसान का दिमाग टोन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। चलिए एक छोटा सा वाक्य लेते हैं, तुम ठीक हो। अगर इस वाक्य को एक सख्त और तेज आवाज में पूछा जाए तो ये एक चेतावनी या हमले जैसा लगता है, जैसे कोई बॉस अपने कर्मचारी को डरा रहा हो। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई गलती कर दी हो। राइट। लेकिन अगर इसी वाक्य को थोड़ी धीमी, नरम और ठहराव वाली आवाज में पूछा जाए, तुम ठीक हो, तो ये फिक्र और करुणा का प्रतीक बन जाता है। वाकई, शब्द एक ही है, व्याकरण भी वही है, लेकिन टोन ने पूरे वाक्य का डीएनए ही बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया। ये बात मुझे एक केस स्टडी की याद दिलाती है। मान लेते हैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन है। ठीक है, अर्जुन। उसके पास टेक्निकल नॉलेज का कोई सानी नहीं था। वो अपने फील्ड का एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया था। लेकिन जब भी उसे मीटिंग में अपनी बात रखनी होती थी तो वो हड़बड़ा जाता था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। हाँ, और होता क्या था कि लोग उसकी बात के बीच में ही अपना फोन देखने लगते थे या एक दूसरे से बात करने लगते थे, जो कि बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। बहुत ज्यादा। फिर उसने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया। उसने आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास करना शुरू किया और अपनी आवाज को फोन में रिकॉर्ड किया। आवाज को रिकॉर्ड करना ना एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। कैसे? क्योंकि जब इंसान खुद को बोलता हुआ सुनता है तो उसे पहली बार वो ऑब्जेक्टिव फीडबैक मिलता है जो बाहरी दुनिया उसे रोज दे रही होती है। ओ, मतलब वो खुद को दूसरों की नजरों से देख पाता है। एग्जैक्टली। अर्जुन ने जब अपनी रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो उसे तुरंत समझ आ गया होगा कि उसकी टोन में आत्मविश्वास की कमी थी और वो शायद बहुत तेज बोल रहा था। बिल्कुल। उसने लगातार अपनी आवाज के उतार चढ़ाव को सुधारा, अपने चेहरे के भावों को आईने में देखकर बैलेंस किया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही समय में लोग उसकी बातों को उसी गंभीरता से लेने लगे जिसके उसके विचार हकदार थे। और यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब लोग अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, तो उन्हें एक और भयानक चीज का एहसास होता है, और वो है फिलर वर्ड्स। मतलब बेसिकली ये वाले शब्द। हाँ, बिल्कुल यही। बातचीत के दौरान बार बार इनका इस्तेमाल करना। मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि ये किसी बहुत ही शानदार चिकने हाईवे पर बने हुए उन गहरे गड्ढों की तरह हैं जो गाड़ी की पूरी रफ्तार और रोमांच को तोड़ देते हैं। बहुत ही बेहतरीन उपमा है ये, गड्ढे। है ना? जब कोई बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात कह रहा हो और बीच में बार बार ये गड्ढे आए तो सुनने वाले का दिमाग भटकने ही लगता है। और इन गड्ढों के पैदा होने का भी एक साइकोलॉजिकल कारण है। अच्छा, वो क्या? देखिए, इंसान का दिमाग उसके बोलने की गति से कहीं ज्यादा तेज सोचता है। जब हमें सही शब्द खोजना मुश्किल होता है तो चुप्पी से बचने के लिए दिमाग घबराहट में इन फिलर वर्ड्स को बीच में डाल देता है। मतलब हमें लगता है कि अगर हम बोलते बोलते रुक गए तो लोग हमें कमजोर या कंफ्यूज समझेंगे। हाँ, लेकिन इसका असली और सबसे प्रभावी इलाज है चुप्पी, यानी साइलेंस के साथ सहज होना। बातचीत के बीच में जानबूझकर लिया गया पॉज। ये तो फिर हाईवे पर बने किसी स्पीड ब्रेकर की तरह हो गया। स्पीड ब्रेकर कैसे? देखिए, गड्ढे तो एक्सीडेंट करवाते हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर जानबूझकर सेफ्टी और कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं। अरे वाह। जब बोलते समय कोई अचानक 1 या 2 सेकंड के लिए रुक जाता है तो सुनने वाले का दिमाग एकदम सतर्क हो जाता है कि अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है। एग्जैक्टली। ये ठहराव न केवल वक्ता को अपनी अगली बात सोचने का समय देता है, बल्कि उसकी कही गई बात के इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा देता है। वाह। लेकिन ये ठहराव केवल शब्दों के बीच ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं के बीच भी बहुत जरूरी है। राइट, बिल्कुल। और यहीं से बात एक नए डायमेंशन में प्रवेश करती है। कैसे? देखिए, हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ लिया, एक्टिव लिसनिंग समझ लिया और इफेक्टिव स्पीकिंग भी देख लिया। लेकिन असल दुनिया कोई कंट्रोल्ड लेबोरेटरी तो है नहीं। हाँ, यहाँ तो स्ट्रेस है, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, और अचानक पैदा होने वाले विवाद भी हैं। तो इन औजारों का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें एक नेविगेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। बिल्कुल। अगर सोशल इंटेलिजेंस ये समझने की कला है कि कमरे में मौजूद लोगों का मूड कैसा है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी खुद की भावनाओं के तूफान को काबू करने की कला है। सही कहा।
और सबसे बड़ी परीक्षा तो तब होती है जब कोई हम पर हमला करता है या आलोचना करता है। ऐसे समय में इंसान के पास दो ही विकल्प होते हैं, रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना। सुनने में ये दोनों शब्द पर्यायवाची लग सकते हैं। हाँ, पर इनके बीच का अंतर किसी रिश्ते को बचाने या तबाह करने जितना बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा अंतर है और इसे दिमागी विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। तो न्यूरोसाइंस क्या कहता है इसके बारे में? रिएक्ट करना ना पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल बिना सोची समझी प्रतिक्रिया है। जब कोई हम पर आरोप लगाता है तो इंसान का एमिगडाला उसे एक खतरे के रूप में देखता है। एमिगडाला यानी दिमाग का इमोशनल सेंटर। हाँ, वो तुरंत शरीर में एड्रेनलिन छोड़ देता है। इंसान बिना सोचे पलटवार करता है या चिल्लाता है। ये हमारा फाइट और फ्लाइट मोड है। मतलब हम हाईजैक हो जाते हैं अपने इमोशन से। एग्जैक्टली। इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। इसके विपरीत रेस्पॉन्ड करना एक सचेत विकल्प है, एक कॉन्शियस चॉइस है। तो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? जब कोई आरोप लगाए और इंसान रिएक्ट करने से पहले 2 सेकंड के लिए गहरी सांस लेकर चुप रह जाए, तो वो 2 सेकंड का समय उस जानकारी को एमिगडाला से निकालकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुंचने का रास्ता दे देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब दिमाग का लॉजिकल हिस्सा। बिल्कुल। और अब जो जवाब आएगा वो स्थिति को सुलझाने के लिए होगा, न कि सिर्फ अपने ईगो को बचाने के लिए। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इसे लागू करने के लिए एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है। कौन सा फ्रेमवर्क? विवाद के समय लोग अक्सर दूसरे पर हमला करते हैं, जैसे तुमने हमेशा मेरी बात काटी है या तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन जैसे ही कोई वाक्य तुम या वे से शुरू होता है, सामने वाला इंसान तुरंत अपनी रक्षात्मक दीवारें खड़ी कर लेता है। वो अब कुछ नहीं सुनेगा, सिर्फ अपना डिफेंस सोचेगा। बिल्कुल, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। राइट। लेकिन अगर इसकी जगह मुझे या मैंने का इस्तेमाल किया जाए, जैसे जब मीटिंग में मेरी बात काटी गई तो मुझे बहुत असुरक्षित और अपमानित महसूस हुआ। आई फील स्टेटमेंट। हाँ, ये वाक्य किसी पर आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि सिर्फ अपनी भावनाएं बता रहा है। इससे सामने वाले को हमलावर हुए बिना स्थिति को समझने का मौका मिलता है। ये बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि अंततः किसी भी बहस या तर्कों की लड़ाई को जीत लेना बहुत आसान है। लेकिन अगर एक बहस जीतने की कीमत किसी अहम रिश्ते का टूट जाना है, तो ये दुनिया का सबसे घाटे वाला सौदा है। सही तरीके से असहमत होना यानी डिसएग्री विथ रिस्पेक्ट ही असली परिपक्वता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ तक हमने संचार की पूरी वास्तुकला को समझ लिया है। सुनने के विज्ञान से लेकर बोलने की कला और भावनाओं को नियंत्रित करने के तरीके तक। लेकिन कोई भी ज्ञान, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब तक उसे व्यवहार में नहीं लाया जाता, वो महज एक भ्रम है। थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दशकों पुरानी खराब आदतों को तोड़ा कैसे जाए, दिमागी तौर पर इसे एक नई आदत में कैसे बदला जाए। और यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी और 21 दिन के अभ्यास का जो सिद्धांत है वो काम आता है। 21 दिन का रूल? हाँ। मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान ये बताते हैं कि जब कोई नया काम लगातार कम से कम 21 दिनों तक किया जाता है, तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब हमारे दिमाग की वायरिंग चेंज होने लगती है। बिल्कुल, पुरानी आदतें कमजोर पड़ने लगती हैं। इसके लिए रोजाना केवल 15 मिनट का एक बहुत ही व्यवहारिक एक्शन प्लान पर्याप्त हो सकता है। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। चलिए, इन 15 मिनटों के विज्ञान को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ठीक है, पहले 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास करना। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब या हास्यास्पद लग सकता है। हाँ, मतलब खुद को देखकर बात करना थोड़ा ऑकवर्ड तो होता है। लेकिन जब इंसान खुद को बोलते हुए देखता है तो वो पहली बार अपनी बॉडी लैंग्वेज के प्रति सचेत होता है। क्या कंधे झुके हुए हैं? क्या माथे पर तनाव है? ये अभ्यास इंसान को उस झिझक और संकोच से आजाद करता है जो उसे पब्लिक में बोलने से रोकती है। राइट। और अगले 5 मिनट जोर से पढ़ने यानी रीडिंग अलाउड के लिए हैं। इसके पीछे का विज्ञान और भी रोचक है। वो कैसे? देखिए, जब इंसान मन में पढ़ता है तो सब कुछ बहुत साफ और तेज लगता है, लेकिन जब उसी चीज को होठों और जीभ का इस्तेमाल करके जोर से पढ़ा जाता है तो ये मसल मेमोरी बनाता है। मसल मेमोरी। हाँ, ये गले की मांसपेशियों, सांसों के नियंत्रण और उच्चारण को ट्रेन करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई एथलीट दौड़ने से पहले अपने पैरों को स्ट्रेच करता है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और अंतिम 5 मिनट सबसे महत्वपूर्ण है। वो
क्या है? किसी के भी साथ एक सचेत यानी कॉन्शियस बातचीत करना। समझ गए। दिन भर में हम सैकड़ों लोगों से बात करते हैं, लेकिन वो सब ऑटो पायलट पर होता है। हाँ, बस काम चलाओ बातचीत। लेकिन इन 5 मिनटों में किसी सहकर्मी, दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ बातचीत करते समय पूरी तरह से उपस्थित रहना है। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। सिर्फ उनकी आंखों में देखना, एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल करना। एग्जैक्टली। और अपनी टोन को लेकर पूरी तरह जागरूक रहना। लेकिन इस पूरी 21 दिन की यात्रा में जो चीज सबसे बड़ी बाधा बनती है, वो है इंसान की अपनी मानसिकता, उसका परफेक्शनिज्म। लोग गलतियां करने से डरते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि अगर वे पहली बार में बिल्कुल सटीक नहीं बोले या किसी शब्द पर अटक गए, तो लोग उनकी बेवकूफी पर हंसेंगे। जो कि एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है। पर सच तो ये है कि इतिहास के जितने भी महान वक्ता या संचारक हुए हैं, वे सभी शुरुआत में बहुत ही खराब और डरे हुए संचारक थे। अभ्यास के दौरान गलतियां करना इस बात का सबूत है कि इंसान कुछ नया सीख रहा है। सही कहा। अगर कोई व्यक्ति गलतियों के डर से अपनी बात ही ना रखे, तो वो उस विचार की हत्या करने के समान है। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण आदत जो इस प्रोसेस को तेज करती है, वो है ऑब्जर्वेशन, यानी दूसरों का सूक्ष्म निरीक्षण करना। दूसरों को ऑब्जर्व करना। हाँ, जब भी कोई बेहतरीन लीडर या वक्ता आपके सामने हो, तो सिर्फ उसके शब्दों पर ध्यान ना दें, उसकी वास्तुकला को समझें। वास्तुकला मतलब उसका स्ट्रक्चर। हाँ, वो कब रुक रहा है, जब उससे कोई मुश्किल सवाल पूछा जाता है तो वो रिएक्ट करने से पहले कैसे एक लंबी सांस लेता है, उसके हाथों के इशारे उसकी बातों को कैसे बल दे रहे हैं। ये सब एक खुली किताब की तरह है, जिसे सिर्फ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे डीप डाइव के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है वो क्या? कि प्रभावशाली संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोई जादुई छड़ी या जन्मजात प्रतिभा नहीं है। ये छोटी छोटी रोजमर्रा की सचेत आदतों का एक समूह है। बिल्कुल। ये इस बात का चुनाव है कि जब कोई दूसरा इंसान बोल रहा हो, तो क्या हम अपनी खुद की आवाज को थोड़ी देर के लिए खामोश कर सकते हैं? क्या हम जटिलताओं को छोड़कर सरलता का रास्ता अपना सकते हैं? क्या हम गुस्से के तूफान में एक सेकंड रुककर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? एग्जैक्टली। ये सब कुछ इंसान के अपने नियंत्रण में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संचार ही वो बुनियादी ढांचा है जिस पर मानव सभ्यता टिकी है। राइट। चाहे करियर में आगे बढ़ना हो, किसी संकट को टालना हो, या फिर घर के भीतर रिश्तों को सहेजना हो, एक सही समय पर सही लहजे में कही गई बात और एक सच्ची सहानुभूति के साथ सुनी गई बात किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा सकती है। आज हमने बाहरी दुनिया के साथ, समाज के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ अपने संवाद को सुधारने के हर बारीक पहलू पर बात की। हमने न्यूरोलॉजी से लेकर 21 दिन के मनोविज्ञान तक सब कुछ समझा। बहुत ही इन डेप्थ चर्चा रही है। लेकिन जाते जाते मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। बताइए। आज हमने जो भी नियम सीखे, बिना जज किए सुनना, एम्पैथी दिखाना, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना और अपनी टोन को नरम रखना। जरा सोचिए, अगर इंसान ये सारे नियम बाहरी दुनिया के बजाय खुद अपने ऊपर लागू करे, तो क्या होगा? ओहो, खुद से बात करने का तरीका। हाँ, इंसान पूरे दिन में सबसे ज्यादा बात खुद से ही करता है, जिसे इंटरनल कम्युनिकेशन या सेल्फ टॉक कहते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। जब हम खुद से बात करते हैं, तो क्या हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं? जब हमसे कोई गलती होती है, तो क्या हम खुद के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, या फिर दुनिया के सबसे कठोर क्रिटिक बनकर खुद पर ही चिल्लाने लगते हैं? हम अक्सर खुद पर बहुत सख्त होते हैं। राइट। सोचिए, अगर हम अपनी इसी इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन की कला को अपने ही भीतर मोड़ लें, खुद को समझने का वही 15 मिनट का समय दें, तो क्या हमारा खुद को देखने का नजरिया और हमारी पूरी आंतरिक दुनिया जड़ से नहीं बदल जाएगी? ये वाकई एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, सोचने पे मजबूर कर देने वाला विचार। इस गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। हमें बस कुछ नया सीखते रहना चाहिए, अपनी आवाज को निखारते रहना चाहिए और सबसे अहम बात, बिना रुके अभ्यास करते रहना चाहिए।